और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। मार्च का महीना, जी हां, मार्च का महीना शुरू हो गया। 2023 का मार्च का महीना और उसका पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के लिए रहा। एक तो G20 समिट के तहत जो बैठकें होनी है झारखंड में, उसको लेकर डेलीगेट्स का आने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरा, रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ है उसको लेकर जो काउंटिंग होगी, उस उपचुनाव की काउंटिंग, उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं, पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। तीसरा, इसी 1 मार्च को चिकित्सकों ने हड़ताल किया 1 दिनों का, क्योंकि उनकी मांग है कि वो सुरक्षा में कमी पा रहे हैं, अपने मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, तो हड़ताल पे रहे। जाहिर सी बात है, फिर सुरक्षा व्यवस्था की बात वो कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई उनकी वजह से, सरकारी अस्पतालों में खासतौर से। और इन सब के बीच में बजट सत्र शुरू है, तो उसमें दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन जब आया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिभाषण था राज्यपाल का, उस पर अपना वक्तव्य दिया। तो पहले हम 11 स्पेशल में उसी की बात सबसे पहले कि सदन में क्या हुआ तीसरे दिन। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अभिभाषण पर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस दौरान निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने नियोजन नीति और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 1 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। सदन में विपक्ष पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, स्थानीय नीति को लेकर बीजेपी पर हमला। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति को लेकर पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी पर हमला बोला। 1985 की नीति बना करके मिठाइयां बांटी। आप लोगों ने तो यहाँ पर स्थानीय भाषा में जिसका 100 नंबर का होता था, उसमें 7 अंक दिए आपने। छात्रवृत्ति भी घोटाला कर दिया आपने, कंबल भी बेच दिया गरीबों का। हाथी उड़ाने के चक्कर में जमीन की दलाली कर डाली अध्यक्ष महोदय। और तो और इनकी सरकार को, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, अखबारों में छपा है, इनकी सरकार तो ये भी कहा है कि झारखंड के युवा नौकरी के योग्य नहीं है। करप्शन और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस मनरेगा घोटाले को लेकर राज्य की एक अधिकारी आज बेल पर है, वो घोटाला पिछली सरकार में हुआ था। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 46 रात की जेल में बेल में। और अध्यक्ष महोदय, मनरेगा घोटाला इन्हीं के सरकार के कार्यकाल का। अध्यक्ष महोदय, चार्जशीट फाइल होता है, चार्जशीट फाइल में एक भी माइंस का जिक्र नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जब राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो ऐसे ही ईडी सीबीआई के काम में बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित 1 सदस्यीय कमेटी का कार्यकाल 6 महीने का होगा। ये एसआईटी न सिर्फ खनिज के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच करेगी, बल्कि इसके रोकथाम को लेकर सुझाव भी देगी। कि हम लोगों ने सेना जो रिटायर्ड चीफ न्यायाधीश के का एसआईटी भी गठित कर रखा है कि यहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2016 से पहले के नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए किए गए सर्वे को फेक करार दिया है। पूरी तरह से फेक है, उनके दावे भी फेक हैं, उनके आंकड़े भी फेक हैं, उनका सर्वे भी फेक है। वैसे ही जैसे फेक सरकार इसे बनाया है, गलत बातों को बोल करके, झूठी बातों को बोल करके सरकार में आए और आज अपना चेहरा बचाने के लिए एक फेक दस्तावेज, फेक सर्वे का सहारा लेकर के करने जा रहे हैं।
बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,546 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। दिन भर सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान बीजेपी ने सदन का वॉकआउट कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो जैसा कि हमेशा से होता रहा है, विपक्ष सदन में हंगामा करता है, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। बहुत सारे मुद्दे उसके पास चुने हुए होते हैं जिसमें वो सरकार को घेरता है। तो इसी कड़ी में नियोजन नीति को लेकर सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी जैसा एक मुद्दा रामगढ़ में जो हत्याएं थी वो भी कहीं ना कहीं लपक लिया विपक्ष ने, और उसको लेकर भी सरकार पर खूब निशाना साधा। लेकिन आज कुछ अलग हो गया। तीसरे दिन कुछ अलग होना था। अलग ये होना था कि मुख्यमंत्री को जवाब देना था। जवाब क्या देना था? अपनी बात रखनी थी और राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना मंतव्य देना था। और उन्होंने जब बोलना शुरू किया विधानसभा में, एक एक करके बोलना शुरू किया, तो चीजें एकदम से बदल गई। मतलब विपक्ष को लग रहा था कि वो बैकफुट पर लेकर जाएंगे सत्ता पक्ष यानी कि सरकार को, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने उन बातों से विरोधियों को और विपक्ष को, खासतौर से बीजेपी को, बैकफुट पर ढकेल दिया। रिपोर्ट में हमने सुना दिया आपको कि क्या क्या कहा मुख्यमंत्री ने, नियोजन नीति को लेकर क्या कहा, या अवैध खनन को लेकर जो आरोप लग रहे उस पर क्या कहा, तमाम बातें हुई। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। राजेश, तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और तीसरे दिन मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद यह तय हो गया कि विपक्ष चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, चाहे किसी भी तरीके सरकार को घेरने की कोशिश कर ले, लेकिन सरकार का रवैया क्या रहने वाला आज मुख्यमंत्री के संबोधन से ही नजर आ गया कहीं ना कहीं। राजेश, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है हमारी? जुड़ गए हैं इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। राजेश, हमने आज मुख्यमंत्री को बहुत ही आक्रामक रवैये के साथ अपने बातों को रखते सुना। मतलब एक संदेश दे दिया कि विपक्ष कितनी भी तैयारी कर ले, कुछ कर ले, सरकार को बैकफुट पर नहीं ढकेल पाएगी, क्योंकि सरकार के पास वो तमाम चीजें हैं जो वो लिखित हो या किसी भी तरीके से उसका जवाब दे सकती है, और सरकार को पीछे धकेलने की कोशिश विपक्ष ना करे। ये संकेत तो दे ही दिया आज कम से कम। तो ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री आश्वस्त कर रहे सदन को, पूरे सदन को, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हों या फिर विपक्ष के, कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो ये हम इसे स्वस्थ परंपरा मानेंगे कि हर सवाल का जवाब सरकार देने को तैयार है। और विपक्ष की भी यह मांग रही है कि जो भी सवाल सदन में उठे उनके द्वारा, तो उनका जवाब जरूर मिलना चाहिए। और जब ये जवाब मिल जाता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गतिरोध नहीं होता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने आक्रामक तरीके से अपना भाषण दिया, संबोधन दिया, और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने जो अपना मंतव्य रखा, तो उससे लगता है कि जो सत्र है उससे उसमें जो शेष दिन है, अभी तो बहुत दिन हुआ नहीं है, लंबा चलेगा यह सत्र, तो अभी विभागों की मांगे आएगी, उस दौरान भी चर्चा होगी। और प्रश्नकाल शून्यकाल तो है ही, उस दौरान भी सरकार की ओर से जवाब सदस्यों को मिलते हैं। तो अच्छी बात है, लगता है कि अच्छे वर्कआउट कर लिए हैं मुख्यमंत्री। और इसे हम यह कहेंगे कि एक राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में एक अच्छी परंपरा देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में जो सत्र के अन्य दिन हैं उनमें सरकार की ओर से सही जवाब मिलेंगे, मुकम्मल जवाब मिलेंगे, ताकि सदस्य जो है संतुष्ट हो सके। पंकज।
बिल्कुल राजेश, लेकिन इन सब के बीच में अगर अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के बीच चर्चा हो रही थी, तो फिर इन बातों का जिक्र मतलब कहां से आया कि हम जो घोटाला हुआ था पूजा सिंघल का वो किसके कार्यकाल में हुआ था, या हम अवैध खनन के बाद जो उसको भेजा गया है फ्रेट के जरिए, तो उसमें हम एसआईटी गठन करें, मतलब ये चर्चा कहां से अचानक आ गई, ये पॉइंट्स कहां से आए थे, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसका मतलब वह ऑन रिकॉर्ड होता है, और आने वाले समय में जो विपक्ष के द्वारा सवाल संभावित हैं उसका उन्होंने जवाब अभी से दे दिया है कि वे तैयार है, सभी चीज़ों को वो एकदम पुख्ता तौर पर रखेंगे सदन में, चाहे वह कोई भी घोटाला हो, चाहे कोई भी अधिकारी का भ्रष्टाचार का आचरण रहा हो, इस संबंध में वो पूरी बातें रखेंगे। और आपने देखा है कि वीरेंद्र राम जो मुख्य अभियंता थे, सरकार ने जैसे ही पत्र मिला ईडी की तरफ से कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आप देखे होंगे कि पूजा सिंघल के संबंध में भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार कोऑपरेट कर रही है, और जो भी तथ्य है वो सरकार ईडी को या कोई भी जांच एजेंसी होती है उसको देने के लिए कहीं कोई नानुकुर नहीं कर रही है। तो मुख्यमंत्री का जो तेवर है यह बताता है कि विपक्ष के जो भी सवाल होंगे, चाहे नियोजन नीति के संबंध में हो, या फिर स्थानीय नीति के संबंध में हो, या फिर भ्रष्टाचार के विषय में हो, या फिर विधि व्यवस्था के संबंध में, सभी के बारे में वो जानकारी देंगे। तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि विपक्ष को एक संकेत मिल गया है कि उनके सवालों को का जवाब मिलेगा सदन में। तो ये अच्छा रहेगा। राज्य की जनता जो है वह भी जानना चाहती है कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं वो जनता से जुड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो आक्रामक रहता ही है, कहीं का भी विपक्ष हो और कोई भी दल विपक्ष में हो, तो वो तो उसका तेवर तो कड़ा रहता ही है। लेकिन अगर सरकार भागे नहीं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार हो, तब तो ये अच्छी बात होगी। और हमें भी इंतजार होगा कि कौन कौन से सवाल जो है वो सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं या फिर सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा उठाए जाते हैं। तो ऐसे में जनता को भी संतुष्टि मिलेगी, और अन्य जो कंसर्न लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हों या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्हें भी पता चलेगा कि सरकार जो है कहीं किसी को बख्शने वाली नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये स्पष्ट संकेत है और पारदर्शिता का यह उदाहरण है। पंकज जो राजेश, इसके अलावा हम खास बातों की अगर बात करें तो तीसरे दिन मतलब क्या क्या हुआ मुख्यमंत्री की इस मंतव्य के अलावा, मतलब जो बिजनेस वगैरह होते हैं वो उसको लेकर थोड़ा जानकारी चाहेंगे, मतलब क्या क्या हुआ है, अलग से कुछ काम वगैरह या प्रश्नकाल या चर्चा वगैरह कुछ? देखिए, कई महत्वपूर्ण सदस्यों के सवाल थे और जिसका जवाब दिया गया, विभाग की ओर से जो जवाब तैयार किए गए थे उसे दिया गया। और शून्यकाल के दौरान भी कई महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय उठाए गए सदस्यों के द्वारा, और यह सरकार के तरफ से जवाब देने का पूरा प्रयास किया गया। जो भी संबंधित मंत्री थे उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और चूंकि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह राज्य सरकार के का विजन डॉक्यूमेंट होता है जिस पर चर्चा होती है। तो प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न आते हैं वो सदस्यों के होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, सत्ता के हों, पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, तो वो कहीं न कहीं सरकार को यह बताया जाता है कि देखिए ये इस प्रकार की समस्या है। और आप देखे होंगे कि सदन में जब कार्यवाही चलती है तो सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, या इस प्रकार की समस्या है, या ये विभाग का जवाब ठीक नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं रेक्टिफिकेशन होता है कि अगर कोई विभाग कहीं कुछ छिपा रहा है और वह कोताही बरत रहा है जवाब देने में, क्योंकि उसने ठीक तरीके से काम नहीं किया है, तो इससे आने वाले समय में एक संदेश जरूर जाता है कि सदन में सवाल उठा है। चूंकि सदन में सवाल उठने का मतलब यह नहीं कि सदन तक ही वह सीमित रह जाता है। एक और छोटा सवाल, जाहिर सी बात है वो जो सवाल जवाब होते, जाहिर सी बात है वो जनता से जुड़े होते हैं, वो होते रहने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। उसमें कोई हिडन वाली चीज होनी नहीं चाहिए, हाइड करने वाली चीज होनी नहीं चाहिए। एक बहुत ही छोटा सवाल और कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार से बहुत सारे सवाल पूछ रही, चाहे वो रामगढ़ में हुए हत्याकांड को लेकर हो जाए या फिर लोबिन एब्रम जिस तरीके से लगातार झंडा उठाए रहते हैं, उसको लेकर भी कुछ सोचा हुआ क्या सरकार ने?
बिल्कुल सरकार ने सोचा हुआ है और संकेत साफ तौर पे है कि जो नियोजन नीति है राज्य के बेरोजगार युवाओं की ओर से जो अपेक्षा की जा रही है कि एक तो विलंब हो गया, जो भी हुआ सरकार ने जो 2021 में नियोजन नीति बनाई थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो अब फुल प्रूफ एक नियोजन नीति बन रही है और इसी चलते सत्र में ही इसकी घोषणा होगी। इस संबंध में विधेयक भी लाए जाएंगे कि क्या सरकार करना चाहती है। तो संकेत साफ है सरकार के स्तर से कि जो भी जनता की अपेक्षाएं हैं उसके संबंध में एक बार फिर से पूछे सवाल। अम्बा प्रसाद ने जो सवाल उठाए थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उस पर भी सरकार कुछ स्पष्टीकरण देने वाली है, कुछ अपने तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या किसी तरह के कुछ भी बयान? नहीं, जवाब तो सदन में आएगा ही। आप ये जान के रहिए कि कोई भी सवाल उठता है तो उसका जवाब देने के लिए सरकार बाध्य होती है, जो मंत्री होते हैं वो बाध्य होते हैं और पूरी रिपोर्ट अधिकारियों से ली जाती है। तो अम्बा प्रसाद ने जो सवाल उठाए हैं उसके संबंध में जरूर रिपोर्ट सरकार पेश करेगी कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ और क्या परिस्थितियां थी और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। जवाब तो देना ही है, सरकार देने से भागती नहीं है। जनता से जुड़ा ही मामला है और सत्ता पक्ष का अगर कोई सदस्य अगर ये सवाल उठा रहा अपनी सरकार से पूछे तो सरकार संतुष्ट अपने उस सदस्य को भी करे ताकि जनता भी संतुष्ट हो सके कि नहीं जो सरकार कह रही है या सत्ता पक्ष ने उनके लिए सवाल उठाया था, सत्ता पक्ष का सदस्य क्यों ना हो, तो जाहिर सी बात वो भी जनता का एक काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप राजेश, और जानकारी आपने दी, तफसील से आपने बताया कि किस तरीके से तीसरा दिन विधानसभा का रहा और किस तरीके से तल्ख अंदाज में नजर आए हेमंत सोरेन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।